अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब इंसान अफ्रीका से बाहर निकला तो उसे दुनिया बहुत खूबसूरत नजर आई। उसे बड़े बड़े समंदर नजर आए, उसे पहाड़ मिले, उसे नखलिस्तान मिले, रेगिस्तान मिले, तो उसे ज़मीन के वसाइल मिले। उसे ज़मीन बहुत ज़्यादा खूबसूरत नजर आई। आज इंसान ज़मीन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। हमें स्पेस बज़ाहिर बहुत खूबसूरत नज़र आती है। आप स्पेस की जब तस्वीर देखते हैं तो एक मरतबा इंसान का दिमाग दंग रह जाता है कि कितनी ज़्यादा खूबसूरती है इस स्पेस में, रंगों की बौछार। लेकिन यह स्पेस ख़तरनाक भी बहुत है। स्पेस में बहुत सी ऐसी रेडिएशंस हैं जो कि इंसान की जेनेटिक्स को बदल सकती हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि स्पेस में ग्रेविटेशनल वेरिएशन की वजह से भी हमें बहुत से मसाइल आ सकते हैं। और स्पेस में ऐसी गैसेस भी हैं जो कि जहरीली साबित हो सकती हैं, और कई जगह तो ऐसी हैं जहां पर गैस मौजूद ही नहीं है। गोया के खूबसूरत नज़र आने वाली इस स्पेस की तरफ अगर हमने जाना है तो हमें एहतियाती तदाबीर ज़रूर कर लेनी चाहिए। मैं आपको लेकर चलता हूं अमेरिका के मिशन, लूनर मिशन आर्टेमिस 1 की तरफ। हम चांद पर जाना चाह रहे हैं और उसकी कई वजूहात हैं। उसकी पहली वजह यह है कि हम देखना चाहते हैं, हम क्यूरोसिटी की वजह से चांद पर जाना चाहते हैं कि चांद पर क्या चीज़ें हमें मिलेंगी, कितना डाटा नज़र आएगा, और उसके साथ साथ हमें वहाँ पर क्या रिसोर्सेज मिलेंगे। चांद पर कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि ज़मीन पर मौजूद ही नहीं है। फिर हम टेक्नोलॉजी भी डेवलप करेंगे क्योंकि हमें वहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी में टेक्नोलॉजी बनाने का मौका मिलेगा और उसके ज़रिए हम डीप स्पेस की तरफ जा सकते हैं। ज़मीन पर टेक्नोलॉजी, माइक्रो ग्रेविटी बेस्ड टेक्नोलॉजी, ये स्पेस में ट्रेवल करने की जो टेक्नोलॉजी है उसे बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। स्पेस में जाने से मुराद ये है कि हम 2033 के करीब मार्स पर जाना चाहते हैं। इंसान कदम रखना चाहता है मार्स पर, और 2024 में आर्टेमिस 2 मिशन के तहत इंसान चांद पर जाएगा। आर्टेमिस 1 मिशन में जो स्पेसक्राफ्ट हमने चांद की तरफ भेजा उसे ओरियन कहा जाता है, ओरियन। और ओरियन 1 26 दिनों तक स्पेस में रहा और उसके बाद चांद के गिर्द चक्कर लगाकर वापस आ गया। इसे कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था, और इसके मुकाबले में चाइना ऑलरेडी रोवर्स चांद पर भेज चुका है जो कि चांद की दूसरी साइड पर, जिसे फार साइड कहते हैं, वहां पर अब भी मौजूद हैं। ये रोवर 2019 में भेजे गए और चाइना ने जो रॉकेट इस्तेमाल किया है उसे लॉन्ग मार्च 9 कहा जाता है। चाइना इसी रॉकेट की मदद से 2030 के करीब चांद पर बेस स्टैब्लिश करेगा, स्पेस बेस बनाएगा। इसीलिए अमेरिका भी इस रेस में आगे आगे है और उसके साथ रूस भी चाइना के साथ मिलकर चांद पर स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका जो रॉकेट्स की सीरीज इस्तेमाल कर रहा है उसे SLS कहते हैं, और यहाँ पर आप चाइना का रॉकेट भी देख सकते हैं लॉन्ग मार्च 9, और आप SLS की ब्लॉक सीरीज भी देख सकते हैं जो कि चांद पर जाएंगे और अभी भी चांद से होकर आए हैं। ये रॉकेट तो ज़मीन तक ही महदूद रह जाते हैं लेकिन इनके मिशन चांद तक जाते हैं। हमने चांद पर जाना है और चांद पर ओरियन स्पेसक्राफ्ट किस तरफ से जाएगा इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चांद ज़मीन के साथ आप देखें टाइडली लॉक है। चांद आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है और हमने चांद पर 8 का हिस्सा बनाते हुए जाना है। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ। तो हम पहले ज़मीन के गिर्द भी चक्कर लगाएंगे और फिर 8 या इन्फिनिटी को बनाते हुए, उस शक्ल को बनाते हुए हम चांद की तरफ जाएंगे। चांद पर दो तरफ से स्पेसक्राफ्ट अप्रोच कर सकता है। एक जिस तरफ से चांद आ रहा है, यानी चांद स्पेसक्राफ्ट की तरफ आ रहा है उस तरफ से, आगे की तरफ से, और एक हम पीछे की तरफ से कर सकते हैं, यानी स्पेसक्राफ्ट चांद को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है लेकिन चांद आगे की तरफ जा रहा है। जब इस पर रिसर्च की गई और देखा गया कि किस में फ्यूल कम से कम इस्तेमाल होगा और किस रूट में हम ज़्यादा से ज़्यादा चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपने स्पेसक्राफ्ट को उसके गिर्द घुमा सकते हैं, तो हमें पता चला कि हमें चांद को आगे से अप्रोच करना पड़ेगा। इसे रेट्रोग्रेड ऑर्बिट कहते हैं। तो हमें रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में जाना पड़ेगा और फिर हमें चांद के गिर्द चक्कर लगाने पड़ेंगे, और इसके लिए रूट का तयन कर लिया गया। इस स्पेसक्राफ्ट ने चांद के गिर्द जाना था और 3 चक्कर लगाने थे। एक चक्कर चांद के गिर्द बड़े डायमीटर का लगाना था, जबकि 2 चक्कर बहुत करीब से लगाने थे।
और वहाँ पर तमाम इंस्ट्रूमेंट को चेक किया जाना था, उसका डेटा सारा का सारा नासा के पास से रिकॉर्ड होना था और फिर उन्होंने देखना था कि इंसान जब इसके अंदर बैठे होंगे, जो कि आर्टेमिस 2 मिशन के तहत 2024 में जाएंगे, तो उन पर किस किस्म के इफेक्ट्स आएंगे। इसी चीज़ को मज़ीद बढ़ाते हुए इसके अंदर 3 डमी रखी गई। आप यहाँ पर डमी देख सकते हैं। इन 3 डमीज़ में जो इनका कमांडर था उनका नाम रखा गया मोनिकन कंपोस। मुझे हैरानी है कि यह नाम क्यों रखा गया, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह मौजूद है। हम इसे लूनर कैप्टन भी कह सकते हैं या लूनर कमांडर भी कह सकते हैं। और उसके साथ साथ 2 और डमीज रखी गई, जिसमें एक मर्द की डमी है, उससे मुशाबित रखती हुई डमी है, और एक औरत से मुशाबित रखती हुई डमी है। इन डमीज को रखने का फ़ायदा यह है कि हमने इन पर बहुत से सेंसर्स लगाए हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि जो रेडिएशंस आ रही हैं चांद पर, वो किस तरीके से इंसान और बिलखसूस मर्द और औरत पर, क्योंकि औरत अभी तक चांद पर नहीं जा सकी, तो बिलखसूस औरतों के जिस्म पर वो रेडिएशन किस तरीके से अफेक्ट कर सकती हैं, उन चीज़ों को देखा जा रहा है। उसके साथ साथ हम ऐसे कपड़े भी उनको पहना रहे हैं जिनमें रेडिएशंस ना जा सकें, जो कि रेडिएशन को शील्ड कर सकें, और ओरियन की अपनी जो शील्डिंग है वो भी वहाँ पर मौजूद तो है। तो मून की रेडिएशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इंसान एक साल में 50 मिलीसीवर्ट्स रेडिएशन बर्दाश्त कर सकता है पर ईयर, लेकिन ये नंबर 50 मिलीसीवर्ट से लेकर बढ़ जाता है जब हम चांद की तरफ जाते हैं, और वहां पर हमें ये 380 मिलीसीवर्ट्स नजर आता है। तो यहां पर बहुत ज्यादा रेडिएशन है, कहां पर 50 और कहां पर 380, डेंजरस बहुत है। और उस चीज को देखने के लिए हमने इन डमीज का इस्तेमाल किया है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि चांद के लिए जो रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है उसे SLS कहते हैं, स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, और ये बहुत बड़ा रॉकेट है। इस रॉकेट को आर्टेमिस 2 में भी इस्तेमाल किया जाएगा, बहुत पावरफुल है इस वक्त, और इसका जो थ्रस्ट है वो 3.8 मिलियन केजी है। 70,000 किलोग्राम का वजन ये अपने साथ कैरी कर सकता है। और इसने कैरी क्या किया, जब इस प्रोजेक्ट पर गया, इस मिशन पर गया, इसने एक ओरियन स्पेसक्राफ्ट को कैरी किया अपने साथ, और 10 क्यूब सैटेलाइट्स, छोटी सैटेलाइट्स, इतनी सैटेलाइट्स हाथ जितनी, इतनी सैटेलाइट्स को कैरी किया, उनको भी वहां पर लॉन्च किया गया है ताकि वो हमें चांद के बारे में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन देते रहें। नासा ने इस प्रोजेक्ट में बहुत सी नई चीज़ों को भी शामिल किया। उनमें एक चीज़ जो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो अमेज़ॉन का वर्चुअल असिस्टेंट जिसे एलेक्सा कहा जाता है, उसे भी अब स्पेस की ज़ाहिर करा दी गई है। एलेक्सा इस मिशन का एक हिस्सा था, और एलेक्सा के बारे में अगर आप नहीं जानते तो ये एक ऐसा वर्चुअल असिस्टेंट है जो कि बोल सकता है, आपको रिस्पॉन्ड कर सकता है, ये आपके सवालों के जवाब देता है, ये म्यूज़िक को प्ले कर सकता है, आपको मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ दे सकता है। आप पूछ सकते हैं कि एलेक्सा आज मैं क्या पकाऊं, और वो आपको उसकी तरकीब दे सकता है, न्यूज़ के बारे में बता सकता है, और साथ साथ आपके कमरे की लाइटिंग को भी कंट्रोल कर सकता है। तो कंट्रोल भी कर सकता है, इसका मतलब यह है कि इस मिशन को भी कंट्रोल कर सकता है और उसके साथ साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है। अलेक्सा को ले जाने का फायदा यह है कि अलेक्सा के साथ जुड़े हुए तमाम सेंसर जो कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट में मौजूद हैं, अलेक्सा उनसे सारा डेटा हासिल करता है या करती है, क्योंकि इसमें खवातीन की आवाज़ ज़्यादा सुनी जाती है। और उसके बाद जब कंट्रोल स्टेशन कोई भी सवाल पूछता है तो अलेक्सा उसको अपने डेटे की बेसिस पर वो सवाल के जवाब में रिस्पॉन्ड करती है। मसलन कंट्रोल स्टेशन ये पूछ सकता है कि अब आपकी लोकेशन क्या है, तो अलेक्सा उन्हें बताएगी कि लोकेशन क्या है। कंट्रोल स्टेशन ये पूछ सकता है कि इस वक्त जो कैबिन है उसका टेम्परेचर क्या है, अलेक्सा उसका जवाब देगी। कंट्रोल स्टेशन ये पूछ सकता है कि क्या हमारे स्पेस क्राफ्ट को कोई डैमेज पहुंचा है, कोई सेंसर है जो काम नहीं कर रहा, या कोई चीज़ ऐसी है, कोई छोटी मोटी रॉक जो आगे हिट की है, तो अलेक्सा उसके बारे में भी उनको इंफॉर्मेशन देगी। अलेक्सा को स्पेस मिशंस में लाने का एक ख़ास मकसद है, और वो मकसद ये है कि अलेक्सा AI बेस्ड वॉइस प्लेटफॉर्म है। अलेक्सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बहुत ज़्यादा काम दे सकती है। तो सपोज कीजिए कि आपके मल्टीपल जहाज़ इस वक्त स्पेस में है, एक मरीख पर जा रहा है, एक चांद पर जा रहा है, दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो उनमें जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो अलेक्सा उनको इस चीज़ में फेवर देगा। उसके साथ साथ अगर आपका ताल्लुक ज़मीन से
डिस्कनेक्ट हो जाता है। और ऐसा हुआ इस मिशन में, क्योंकि जब आप चांद की दूसरी तरफ जाएंगे तो ज़मीन और आपके स्पेस क्राफ्ट में बीच में चांद आ जाएगा, तो उस वक्त ज़मीन के साथ राब्ता डिस्कनेक्ट हो जाता है। उस वक्त अगर क्रू ने आपस में बात करनी है तो वो अलेक्सा के ज़रिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। और साथ साथ अलेक्सा वॉइस एक्टिवेटेड कंट्रोल सिस्टम भी ला रहा है। उसका मतलब यह है कि आप वॉइस से, आवाज़ से मुख्तलिफ किस्म की कमांड्स दे सकेंगे, चीज़ों को रेज कर सकेंगे, चीज़ों को लोअर कर सकेंगे, एक्शन बता सकेंगे और अलेक्सा उस पर काम करेगी। और अब आपको हर चीज़ नॉब के साथ या टच स्क्रीन के साथ वहाँ पर अंजाम नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि आप उस पूरे मिशन को आवाज़ के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ओरियन 1 चांद के गिर्द कितने चक्कर लगा सका और उससे क्या मुश्किलात आई, ऐसी चीज़ें जो शायद नासा ने भी प्लान नहीं की थी, और उनसे हम बाहर कैसे निकले। ओरियन मिशन ज़मीन से उड़ चुका है। हम आर्टेमिस 1 मिशन की बात कर रहे हैं जिसने चांद के गिर्द चक्कर लगाने हैं, 3 चक्कर लगाने हैं और डाटा कलेक्ट करके वापस दुनिया की तरफ आना है। तीसरा दिन, अब चांद पर जाते हुए ओरियन 1 को तीसरा दिन था जब साइंटिस्ट को यह इन्फॉर्म किया गया कि ओरियन 1 को माइक्रो मेटेओराइड्स ने हिट कर दिया, यानी ऐसी छोटी छोटी रॉक्स ने हिट किया है जिसके ज़रिए ये स्पेसक्राफ्ट डैमेज हो सकता है। अब बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। नासा ने कैमरे के ज़रिए ओरियन की हर हिस्से की तस्वीरें लेना शुरू कर दी ताकि वो देख सके कि वो कौन से हिस्से थे जो कि डैमेज हुए। बिल्कुल यही काम वेब टेलीस्कोप के साथ भी हो चुका है और उसका तो एक लेंस कुछ डैमेज भी हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से हमें ये चैलेंज फेस करना पड़ा इस स्पेसक्राफ्ट के साथ, क्योंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और वहाँ पर छोटे छोटे बहुत से चट्टाने, मेटेओराइड्स आपको नज़र आते हैं जो कि ट्रेवल कर रहे होते हैं, और वही चीज़ें आकर बड़ी तेज़ी से, बड़ी स्पीड से इन स्पेसक्राफ्ट को लगती हैं और इन्हें डैमेज कर देती हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा डिटेल में इसे देखा गया तो पता चला कि डैमेज ज़्यादा नहीं है और ओरियन की फ़्लाइट पर कुछ ख़ास इफेक्ट नहीं आएगा। मैं आपको उस रॉकेट की तरफ लेकर चलता हूं जिसके ज़रिए हमने आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च किया। मैं आपको लेकर चलता हूं स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS रॉकेट की तरफ, जिसके ज़रिए हमने आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च किया। इस रॉकेट के मुख्तलिफ हिस्से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें मेन कोर स्टोरेज सिस्टम है या मेन कोर स्टेज भी कहा जाता है, और इसके नीचे 4 इंजन लगे हुए हैं। तो ये मेन फ्यूल आपको इसमें नजर आएगा। इसमें ऑक्सीडाइजर भी होता है, इसमें प्रोपेलेंट भी होता है जो कि ऑरेंज कलर की बड़ा सा आपको शेल नजर आ रहा है, और इसके नीचे 4 इंजन हैं जो कि RS-25 इंजन हैं, और अमूमन अमेरिका के रॉकेट्स में यही इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके साथ आपको 2 बूस्टर्स नजर आ रहे हैं जो कि सॉलिड बूस्टर्स हैं जिनके अंदर फ्यूल है, और वो भी फ्यूल आगे इस रॉकेट को लेकर चलता है। अगर इस रॉकेट के ऊपर की तरफ चले जाएं तो ये वो हिस्सा है, अब नीचे तो सारा फ्यूल और प्रोपेलेंट और ऑक्सीडाइजर रह गया, लेकिन ये वो हिस्सा है जो कि आगे डिटैच होगा इससे और अगली तरफ जाएगा, जिसे अपर स्टेज कहते हैं। अपर स्टेज को भी अगर देखें तो यहाँ पर हमें 3 मेजर चीज़ें नज़र आ रही हैं। निचले लेवल पर हमें सर्विस स्टेशन नज़र आता है, सर्विस मॉड्यूल भी कहते हैं। इसमें एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम लगा होता है जो कि आपको एल्टीट्यूड के बारे में और अपनी लोकेशन के बारे में बता रहा होता है। बीच में जो हिस्सा होता है उसे क्रू मॉड्यूल कहा जाता है। इसमें लोग बैठे होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे वो इस क्रू मॉड्यूल में बैठकर जाएंगे। और सबसे ऊपर अगर आप ओरियन के देखें तो आपको यहाँ पर लॉन्च अबोर्ड सिस्टम नज़र आएगा, जो कि अगर लॉन्चिंग में किसी किस्म का इशू हो तो उसे अबोर्ड करने में हमें मदद देता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ओरियन के पास एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस ऑटोनोमस मोड भी है, यानी अगर ओरियन मिशन का ताल्लुक ज़मीन से मुनक़ता हो जाता है, कम्युनिकेशन टूट जाती है, तो ये सिस्टम टेक ओवर कर लेगा और ओरियन को अपने रूट की तरफ ले जाएगा। और ऐसा ही हुआ जब 15 मिनट के लिए ओरियन चांद के गिर्द चक्कर लगाते हुए ज़मीन से अपना राब्ता खो बैठा। ये वो वक्त था जब इस ऑटोनोमस सिस्टम ने उसको टेक ओवर किया और उसको सेफली अपने ऑर्बिट में लेकर आया। उसकी कोशिश थी कि ओरियन
चांद के बहुत करीब ना जाए, क्योंकि अगर वो चांद की ग्रेविटी में आ गया तो चांद उसे अपनी तरफ खींच सकता है और वो तबाह हो सकता है। तो बहुत अहम पॉइंट है कि 15 मिनट के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे परसेवरेंस रोवर के ऊपर ऑटोनोमस सिस्टम मौजूद है जो कि उसे उस वक्त भी ऑपरेट कर रहा होता है जब ज़मीन से उसका राब्ता नहीं होता, क्योंकि मार्स तो ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर है तो डिलेज होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ऑटोनोमस सिस्टम अब हम बाकी व्हीकल्स पर भी लगा रहे हैं। आपका सवाल ये होगा कि ओरियन मिशन को और ओरियन स्पेसक्राफ्ट को कैसे पता चलता है कि उसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि जीपीएस तो मौजूद नहीं है। जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो हमारे पास जीपीएस मौजूद है, सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रही है और वो हमें हमारी लोकेशन देती हैं। तो फिर ओरियन को किस तरीके से पता चलता है कि वो इस वक्त कहाँ पर है और वो अपनी लोकेशन हमें कैसे भेजता है? इसका तरीका भी साइंसदानों ने निकाला और वो तरीका आया हमारे माजी से। जब हमारे माजी में बहुत पहले जीपीएस मौजूद नहीं होता था तो जहाज समंदरों में सफ़र करते थे और वो किस तरीके से अपनी लोकेशन और अपनी डेस्टिनी यानी अपनी समत का तयन करते थे, वो सितारों की मदद से करते थे। या आप रेगिस्तान में निकले हुए हैं जहां पर इर्द गिर्द आपको कुछ नहीं नजर आता, तब भी आप सितारों की मदद से अपने रुख का तयन करते हैं। बिल्कुल वही काम करते हैं आज हम ओरियन 1 मिशन में, जहां पर एक ऑप्टिकल कैमरा लगाया गया है जिसकी तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, और इसका काम यह है कि इसने मुख्तलिफ कंस्टलेशन की तस्वीरें खींचते रहना है। अब ओरियन के अंदर एक पूरा डेटाबेस मौजूद है जो कि स्टार कंस्टलेशन का है, और जब तस्वीरों को उन कंस्टलेशन के साथ मैच किया जाता है, 1 to 1 किया जाता है, तो हमें पता चलता है कि इस वक्त इस स्पेसक्राफ्ट की पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी ओरिएंटेशन क्या है। तो ये तरीका जो कि बहुत पहले इस्तेमाल किया जाता था, अब भी इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी वजह यह है कि जब हम ऐसे जोन में आते हैं जिसे रेडियो साइलेंस जोन कहते हैं, तो ओरियन का डिजिटल स्टार मैप इसे उस वक्त भी गाइड करता है जब ये ज़मीन से अपना राब्ता खो बैठता है। अब ज़मीन से तो इसे गाइड किया नहीं जा सकता है, उस वक्त ऑटोनोमस सिस्टम इस नेविगेशन सिस्टम की मदद लेता है और वो देखता है कि इस वक्त हमारी क्या लोकेशन है, यानी ओरियन की क्या लोकेशन है, और वो उसे नेविगेट करना शुरू कर देता है। तो वहाँ पर जहाँ पर रेडियो साइलेंस जोन्स हैं, जहाँ पर रेडियो का सिग्नल ज़मीन तक नहीं पहुँच सकता है, जहाँ पर चांद का साया है, वहाँ पर भी ये सिस्टम हमें मदद देता है। उसके साथ साथ हम मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं स्पेस में और चांद के करीब, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। और उसमें एक एक्सपेरिमेंट, एक टेस्ट किया जाता है जिसे स्लॉशिंग टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट की मदद से हम देखते हैं कि फ्लूइड की डायनेमिक्स क्या है माइक्रोग्रेविटी में। हम जानते हैं कि फ्लूइड जब भी हम ज़मीन पर देखते हैं, आप पानी को देख लें, आप किसी और लिक्विड को देख लें या फ्यूल को देख लें, तो हम ज़मीन की इस ग्रेविटी में उसका बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एंटीसिपेट कर सकते हैं कि वो जहाज़ों में कैसे बिहेव करेगा। लेकिन जब यही फ्यूल चांद के गिर जाएगा, स्पेस में जाएगा, तो उस वक्त हमारे जो प्रिडिक्टिव मॉडल हैं, यानी वो तखमीने जो हमने लगाए हैं, वो पेशन गोइयाँ जो हमने की हैं, उसके करीब करीब ये कितना बिहेव करेगा, ये कितना रहेगा, उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जाती है। तो वहाँ से डाटा लिया गया, देखा गया कि जब चांद के गिर्द ये मिशन काम कर रहा था, चक्कर लगा रहा था, तो उस वक्त इसका फ्यूल किस तरीके से, उसकी ओरिएंटेशन क्या थी, उसका फ्लो क्या था, उसका लेवल क्या था, ये सारी चीज़ें देखी गई, ताकि क्रिटिकल मनूवर्स जब होते हैं, जब चांद के करीब से गुजरना है, तो उस वक्त आपको प्रोपेलेंट का और फ्यूल का, लिक्विड फ्यूल का बिहेवियर पता होना चाहिए। जितने भी अंदाजे लगाए गए थे, जो डाटा आया वो बिल्कुल उनके साथ मैच कर रहा था। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि जहां पर बड़े करीब से चक्कर लगाए गए थे चांद पर, वहां पर भी जो नासा के मॉडल्स ने, सॉफ्टवेयर मॉडल्स ने प्रिडिक्ट किया था कि फ्यूल इस तरीके से बिहेव करेगा, फ्यूल ने बिल्कुल वैसे ही मॉडल अपनाए। तो इसका मतलब यह है कि अब नासा ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो मार्स के लिए जो मॉडल्स बनाएगी, वो इन्हीं मॉडल्स का इस्तेमाल वहां पर कर सकती है। मनूवरिंग के दौरान चांद से, उसकी सरफेस से सिर्फ 130 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर भी इस स्पेसक्राफ्ट ने चक्कर लगाए। तो ये इतना ज़्यादा करीब चला गया। इसने 3 चक्कर लगाए, पहला चक्कर बड़ा लगाया और उसके बाद 2 छोटे चक्कर लगाए, और उसके बाद जितना भी डाटा इसने इकट्ठा किया, इसका रुख अब ज़मीन की तरफ चल पड़ा। ओरियन का जो सफ़र था वो 21 दिनों का था। 6 दिन इसने चांद के गिर्द चक्कर लगाए। 8वें दिन ओरियन का 47 मिनट तक ज़मीन के साथ राब्ता
डिस्कनेक्ट हो गया। इसकी वजूहात नहीं पता चल सकी, बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है, इस पर देखा जा रहा है, डेटा लॉग्स देखे जा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि उस वक्त ओरियन चांद के शैडो में नहीं था, दूसरी तरफ नहीं था, ज़मीन की तरफ था, वापस आ रहा था, लेकिन क्या हुआ कि ओरियन का जो कनेक्शन है वो ज़मीन के साथ डिस्कनेक्ट हो गया। इसी तरीके से 19वें दिन भी एक प्रॉब्लम आया और इसके हीटर और प्रोपल्शन सिस्टम उसने कुछ देर के लिए काम सही तरीके से नहीं किया। इस पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है। अब ओरियन ने आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ आना है, वो ज़मीन की तरफ आया और ज़मीन की एटमॉस्फेयर में दाखिल हो गया। यहाँ पर उसे कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि उससे पहले ओरियन जब ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है उससे पहले उससे क्रू मॉड्यूल अलग हो जाता है सर्विस मॉड्यूल से। तो सर्विस मॉड्यूल पीछे रह गया और अब सिर्फ वो मॉड्यूल आ गया जिसमें इंसान फ्यूचर में होंगे, उसमें इस वक्त डमीज मौजूद हैं। और फिर उसे ज़मीन पर के अंदर ऐसे दाखिल किया जाता है जिस तरीके से हम पत्थर मारते हैं, टेढ़ा तिरछा पत्थर मारते हैं पानी की लहरों में, जो कि पानी की लहरों पर छलांगे लगाता हुआ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से इसको हवा में ऐसे कंट्रोल करते हैं ताकि इसके टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन किया जाए। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और इसके गर्द इतना टेम्परेचर होता है कि जो हवा होती है वो भी गर्म होकर प्लाज्मा बन चुकी होती है। रेडियो सिग्नल्स टोटली उस वक्त कुछ अरसे के लिए फेड हो जाते हैं और ये हमें पता था, नासा को पता था कि जब ये डिसेंट करेगा एटमॉस्फेयर में आएगा तो उसका टेम्परेचर इतने बढ़ेंगे कि रेडियो सिग्नल्स हम तक नहीं पहुंचेंगे और ऑटोनोमस सिस्टम जो उस वक्त होगा वो टेक ओवर कर लेगा। और ऐसे ही हुआ, ऑटोनोमस सिस्टम ने इसको टेक ओवर किया। जब ये ज़मीन के करीब पहुंचता है तो इसकी जो स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर घंटा, इतनी ज़्यादा स्पीड है अभी भी इसकी। पहला पैराशूट जो खुला वो 3 पैराशूट से वो खुले थोड़ी देर और उसके बाद वो अलग हो गए, उन्होंने इसकी स्पीड को कम किया। फिर 2 बड़े पैराशूट खुले, वो खुले थोड़ी देर इसके साथ रुके, फिर वो भी अलग हो गए, डिटैच हो गए, उन्होंने और स्लो कर दिया। और फिर 3 मेन पैराशूट खुले जो कि मैं इस वक्त आपको तस्वीर पे दिखा रहा हूँ। और फिर ये इसको पैसिफिक ओशन की तरफ लेकर आया जहां पर आकर ये ज़मीन पर गिर गया। इसने अपनी सिग्नल भेजा, अपनी लोकेशन भेजी और उसके साथ अमेरिकन पोर्टलैंड जो फोर्सेस थे उन्होंने इसे कलेक्ट किया। पहले उन्होंने इंतज़ार किया कि इसकी बॉडी ठंडी हो, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म थी। और उसके बाद बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया गया, ये डाटा भी इकट्ठा किया गया कि सी वाटर इसके सिस्टम्स को कैसे अफेक्ट करेगा। और साथ साथ ये भी देखा गया कि 2800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचा जब ये ज़मीन के अंदर दाखिल हुआ, तो क्या उस टेम्परेचर में एस्ट्रोनॉट सर्वाइव कर सकते हैं। इससे जितना भी डाटा लिया गया है उसे अभी भी स्टडी किया जा रहा है। अब देखना यह है कि जो डाटा हमने इकट्ठा किया है वो जब पूरा पब्लिश होगा तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। क्या ऐसा तो नहीं कि 2024 से इसको डिले कर दिया जाए, इसे आगे ले कर जाया जाए, या फिर हम 2024 में इंसानों को चांद पर जाता हुआ देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही हमारी आर्टेमिस की अभी तक की सीरीज़ ख़त्म होती है और जितना काम इसमें हुआ था वो हमने इस वीडियो की सीरीज़ में उसका अहाता कर लिया है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।